नमस्कार, कैसे आप सभी। आप देख रहे हैं वन शॉट एनसीईआरटी क्लास 9th के लिए, जो कि ये वीडियो आपके जितने भी स्टेट के एग्जाम हैं इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आवश्यक होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया हुआ था, वो आपके फर्स्ट चैप्टर का था, हमारे आसपास के पदार्थ का। और आज हम लोग देखने वाले हैं आपके सेकंड चैप्टर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग फिर से देख लेते हैं पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ आपको मालूम है कि पदार्थ क्या होता है, कि जो कि अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। जो भी वस्तु बनेगी उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। अब अगर भाई पदार्थ में हमारा क्या क्या चीज होता है, तो पदार्थ में हमारे पदार्थ जो होता है वो तत्व के रूप में रहेगा, या तो यौगिक के रूप में रहेगा, और या कि मिश्रण के रूप में रहेगा। जो भी हमारा पदार्थ होगा इन तीन रूप में से किसी एक के रूप में आपको पाया जाएगा। ठीक है, अब चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि हमारा मिश्रण क्या होता है, यौगिक क्या होता है, और तत्व क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि पदार्थ हमारा जो होता है वो शुद्ध पदार्थ किसे बोलेंगे और मिश्रण किसे बोलेंगे। शुद्ध पदार्थ का मतलब ये होता है कि उसमें कुछ भी चीज अलग से न मिला हो, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लीजिए पानी, ओनली पानी है तो वो सिर्फ पानी है, उसके साथ अगर कुछ भी चीज मिला देंगे तो मिश्रण बन जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखते हैं, जैसे सोने का सिक्का या फिर नमक हम लोग लेते हैं। नमक क्या होता है, अगर हम बोलेंगे भाई नमक दे दो, तो नमक में सिर्फ हमारा नमक रहेगा, उसमें कुछ अन्य चीज नहीं है। इसमें देख रहे हैं आप, ये नमक है, यहाँ पर नमक के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। उसमें क्या होता है कि वो एक जैसे दिखेगा, क्योंकि हमारा नमक है तो एक जैसे रहेगा। मिश्रण रहेगा तो आप देखेंगे कि उसमें अलग अलग तरीके से। तो हमारा शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या होगा कि एक जैसे जो जो भी वस्तु दिखेगी वो शुद्ध पदार्थ होता है। मिश्रण हम लोग समझने के लिए क्या करेंगे कि मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों से जो भी हमारा दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर जो भी वस्तु बनेगी तो उसे हम लोग मिश्रण बोलेंगे। उसका उदाहरण आप लोग कैसे ले सकते हैं, जैसे हमारा नमकीन है, इसमें देखें एक से अधिक पदार्थ मिलकर के बने हैं, मतलब दो से अधिक पदार्थ। यहाँ पर आप देखेंगे मूंगफली मूंगफली रहता है, ठीक ना, सेव रहता है, बादाम रहते हैं। ये सब चीजों से ये मिलकर के बना बना होता है। ठीक है, जैसे हम लोग जूस की बात करते हैं तो जूस भी हमारा एक से अधिक पदार्थों से मिलकर के बना होता है। जब आप लोग कभी जूस पीते होंगे तो जूस में क्या क्या रहता है भाई, उसमें कुछ पानी भी डालते होंगे। और क्या होता है, जो जिस चीज का जूस होता है, तो उस चीज, जैसे मान लीजिए आप अगर पीते हैं मौसम्मी का जूस, तो मौसम्मी रहेगा उसमें, नमक डालते हैं उसमें, तो इन सब चीजों से मिल करके बनता है। तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, ये सब मिश्रण होता है। अब हमारा शुद्ध पदार्थ तो आपको मालूम हो गया कि हमारा जो भी अगर किसी भी पदार्थ में कुछ भी चीज नहीं मिला हुआ है तो वो पदार्थ हमारा शुद्ध है। और मिश्रण आपको मालूम हो गया कि एक से अधिक पदार्थों से मिलकर के जो भाग बनता है उसको हम लोग मिश्रण बोलते हैं। अब मिश्रण क्या एक प्रकार का होता है या फिर कितने प्रकार के मिश्रण होते हैं, तो मिश्रण भाई दो प्रकार के होते हैं। एक समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। आप लोग समझ सकते हैं भाई मिश्रण ही है। और मिश्रण दो तरीके के होते हैं, एक समांगी एक विषमांगी। तो समांगी का क्या होता है कि समांगी जो होता है, तो एक गिलास के पानी में नमक घोले, और घुलने के बाद क्या आप उसमें नमक को देख सकते हैं। समांगी का मतलब हो गया कि घुलने के बाद वो एक जैसा दिखे। दो अलग अलग पदार्थ भले हों, लेकिन अगर घुलने के बाद एक जैसे दिखते हैं, जैसे नमक पानी हो गया, या फिर नमक और चीनी हो गया, मतलब दिखने चाहिए वो। अगर घुल रहे हैं और घुलने के बाद एक समान दिखे, ठीक ना, अगर एक समान अगर दिखेगा, एक जैसे अगर दिखेगा, एक जैसा अगर दिखेगा, तो वो क्या होगा, समांगी मिश्रण होगा। कोई भी पदार्थ अगर घुल करके एक ही जैसे बन जाता है तो वो हमारा समांगी होगा। और घुलने के बाद भी जो पदार्थ हमारा एक जैसे नहीं दिख रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, हम लोग विषमांगी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम उदाहरण के लिए लिए हैं कि एक गिलास पानी में नमक घोले। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा क्या हो गया, पहले साल्ट हो गया और यहाँ पर वाटर हो गया। अगर इसको घोल देते हैं तो ये क्या हमारा एक जैसे पूरा दिख रहा है क्या, अगर है दिख रहा है तो वो समांगी मिश्रण हो गया। अगर अलग अलग दिख रहा है तो वो विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। अब चलिए हम लोग मिश्रण में विषमांगी मिश्रण देख लेते हैं। तो विषमांगी मिश्रण क्या हो गया, एक कटोरे में आप लोहे का बुरादा ले लिए, ये देखिए लोहे का बुरादा है मान लीजिए, ठीक है, और दूसरे में सल्फर का पाउडर ले लिए, ये हमारा सल्फर का पाउडर हो गया। अगर आप इनको मिलाएंगे तो क्या होगा, कुछ कण इसके रहेंगे, कुछ कण इसके रहेंगे, क्या ये कुछ हमारा अगर देखेंगे, इसमें मान लीजिए हम लोहे का बुरादा अगर ले लेते हैं, तो ये मान लीजिए हमारा इसमें अलग अलग कलर अगर हम करेंगे, अगर आप सिंपल तरीके से इसको देखते हैं तो भी आप आसानी से इसको समझ सकेंगे। ठीक है, इसे आपको अभी मैं दिखाऊं। ये मान लीजिए आपका लोहे का बुरादा है, ठीक है, और इसके साथ ही आप अगर दूसरा चीज ले लेते हैं, क्या, पीला कलर का हमने ले लिया क्या, सल्फर पाउडर।
तो सल्फर पाउडर हम ऐसे ले लिए, तो क्या हमारा ये मिलने के बाद देख रहे हैं कि क्या एक समान हो गया? क्या बोलेंगे? नहीं, ये अलग काला वाला हमको अलग दिख रहा है और पीला वाला अलग दिख रहा है। तो अगर दो चीजें अगर मिली और उनका रंग अलग अलग दिखाई दे रहा है, उनके कण अगर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा? बिस्मांगी मिश्रण होगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग विलयन के बारे में कि विलयन क्या होता है, समांगी मिश्रण, बिस्मांगी मिश्रण। इसमें अगर हम लोग आगे देखेंगे तो समांगी मिश्रण और बिस्मांगी मिश्रण में बहुत आगे हम लोग बहुत कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं। जैसा कि अगर बात करें तो बिस्मांगी बिस्मांगी समांगी मिश्रण तो एक तरीके का हो ही गया। बिस्मांगी मिश्रण भी अन्य होते हैं, जैसे कौन कौन सा होता है? निलंबन आगे हम लोग पढ़ेंगे और कोलाइडी पढ़ेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर विलयन के प्रकार। हमारे विलयन कितने प्रकार के होते हैं? भाई कोई भी वस्तु घुलेगा तब तो वो फिर विलयन बनाएगा, ठीक है। अब उसका किस अनुपात में क्या चीज है, उसी के हिसाब से वो रहता है। जैसे विलयन के बारे में बात करें, विलयन होता क्या है? तो विलयन जो होता है हमारा विलेय और विलायक से मिल करके जो भी वस्तु जो प्राप्त होता है हमको, उसको विलयन बोलते हैं, ठीक है। यानी जो विलयन हमारा होता है वो हमारा विलेय विलेय और विलायक से मिलकर के बना होता है। तो विलयन के हमारे दो पार्ट होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे विलयन के दो मुख्य रूप से होते हैं। किसी भी विलयन के दो हिस्से होते हैं। एक विलेय होता है, विलेय एक ऐसी चीज घोली जाती है जो मात्रा में कम हो, जैसे नमक। विलायक सॉल्वेंट जो होता है वो ऐसा घोल होता है जिसकी मात्रा ज्यादा हो, जैसे पानी। तो याद रखिए कि विलायक और प्लस विलेय या विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन हमारा बनता है, और उन्हीं को जब हम घोल देते हैं तो हमारा क्या बनता है? सॉल्यूशन होता है। अब हम लोग का विलयन जो है ये क्या है? समांगी मिश्रण का आप लोग देख रहे हैं, एक पार्ट हमारा बन रहा है विलयन, ठीक है। ये हम समांगी मिश्रण के बारे में देख रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो आप लोग अगर पढ़ेंगे आगे कोलाइड और निलंबन, तो वो बिस्मांगी मिश्रण का विलयन जो रहेगा आपको समांगी मिश्रण, क्योंकि ये घुल करके एक रूप में हो जाता है। जो भी वस्तुएं घुल करके अगर एक समान हो जा रही हैं तो हमारी समांगी मिश्रण हो गई, और जो भी घुल करके अगर अलग अलग दिख रही हैं तो वो बिस्मांगी हो जाएंगी। तो इन्हें सरल शब्दों में कह सकते हैं कि एक निश्चित मात्रा वाले विलायक और कितना विलेय घुला हुआ है वही उसकी सांद्रता कहलाती है। सांद्रता के बारे में यह है कि सांद्रता किसे बोलते हैं? एक निश्चित मात्रा वाले विलायक, जैसे पानी हो गया, और उसमें कितना विलेय घुला हुआ है, यानी चीनी की मात्रा कितना है। जैसे अगर आप चीनी की मात्रा कम रखते हैं और चीनी की मात्रा, जैसे मान लीजिए एक वाटर ले लिया आप और इसमें चीनी की मात्रा आप थोड़ी सी डाले हैं, तो इसकी सांद्रता कम होगी। और फिर उसमें और ज्यादा चीनी डालेंगे तो उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। सांद्रता का मतलब यहाँ पर है कि गाढ़ा से संबंधित है, ठीक है। सांद्रता का मतलब क्या है? कि गाढ़ा से संबंधित है। यानी कोई भी अगर मान लीजिए उसमें सांद्रता कम है, इसका मतलब वो तनु है। तनु का मतलब पतला होता है। सिंपल भाषा में आप लोग अपनी लैंग्वेज में अगर समझे तो कोई भी चीज अगर पतला है तो वो फिर तनु होगा, और अगर कोई भी चीज अगर मोटा हो गया यानी गाढ़ा हो गया, तो गाढ़ा हो गया इसका मतलब क्या है? कि वो सांद्र हो गया, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग कि सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो सांद्रता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। एक संतृप्त होता है, एक असंतृप्त होता है, और एक अति संतृप्त होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे असंतृप्त का मतलब क्या होता है? कि जिसमें और मात्रा में हमारा विलय घुल सके। और ऐसा हम लोग जो हमारा मान लीजिए ये विलायक है, और विलायक में और अधिक मात्रा में विलय विलय घुल जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? असंतृप्त विलयन, यानी उसमें और अधिक विलय घुल सकता है। और संतृप्त विलयन क्या होता है? कि जिसमें दोनों की मात्रा अगर समान हो गया कि न अब तो ज्यादा न तो विलय होगा न तो विलय, इसमें विलय की मात्रा कम होती है, इसमें विलय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा अधिक होती है। संतृप्त में विलय की मात्रा कम होती है, विलायक की मात्रा अधिक होती है। असंतृप्त में जो आपका विलय रहेगा, विलय कम रहेगा, और इसमें विलायक अधिक रहेगा। और जब अधिक रहेगा इसका मतलब क्या है? कि विलय और अधिक घुल सकता है। संतृप्त का मतलब क्या हो गया? कि दोनों समान हो गए, इसमें विलय जितना होगा उतना ही विलायक होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि आपने एक गिलास में पानी एक चम्मच चीनी घोली है, तो इसका मतलब पानी ज्यादा है, एक गिलास पानी है और इसमें हमने चीनी थोड़ा सा डाल दिया है, तो वह आसानी से घुल गई। जब घुल गई और अगर इसमें अभी भी आप चीनी डालेंगे तो घुल सकती है, तो उसे असंतृप्त बोल सकते हैं। उसका मतलब विलय की मात्रा कम है, विलय की मात्रा ज्यादा है। अब आगे आ जाते हैं कि संतृप्त विलयन क्या होता है। तो संतृप्त का मतलब हो गया अगर चीनी घोलते गए और वक्त ऐसा आ गया कि अब उसमें चीनी ज्यादा नहीं घुल सकती, ठीक है। यानी विलय और विलायक दोनों अगर बराबर हो गए तो क्या हो, नहीं घुल सकती और नीचे बैठने लगेगी। तो इस स्थिति में जो हमारी स्थिति जो बनेगी तो इसको हम लोग संतृप्त अवस्था बोलते हैं। अब आ जाते हैं कि अति संतृप्त का मतलब क्या हो गया। अति संतृप्त का मतलब कि हम लोग जो भी विलय है
विलेय की मात्रा अगर इसमें अधिक हो गई और विलायक की मात्रा कम हो गई, विलायक की मात्रा इसमें कम हो गई, कोई भी पदार्थ जैसे मान लीजिए हम लोग चीनी डाले, अब वो नहीं घुल रहा है तो उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो वाष्प के रूप में बढ़ता जाएगा। इसका अच्छी अगर आप लोग देखेंगे बहुत सारे उदाहरण है, जैसे आप लोग का जैसे घर में खोआ बनता है, ठीक ना, जो खोआ दूध से बनता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, खूब जलाते जाते हैं, तो वो फिर हमारा क्या होता है कि उसमें जो पानी होता है वाष्प के रूप में निकल जाता है और जो मटेरियल बचता है वही होता है। तो ये अति संतृप्त का एक उदाहरण हो सकता है आपका, ठीक है। अब देखते हैं सांद्रता निकालने के लिए कुछ हमारे फार्मूले होते हैं, कैसे आप सांद्रता निकाल सकते हैं। तो सांद्रता निकालने के लिए, क्योंकि ये आपके जो परीक्षा है उसमें न्यूमेरिकल के रूप में इसके क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो सांद्रता का निकालने का एक सूत्र होता है जिसे विलेय का द्रव्यमान, विलेय का मतलब छोटा जो हो गया, विलेय का द्रव्यमान जितना हो गया, या फिर आयतन पूछेगा तो उसी के हिसाब से आयतन आप चेंज कर सकते हैं, ठीक ना। ये द्रव्यमान के बारे में बोल रहा है, आयतन बोलेगा तो आयतन के बारे में आप चेंज कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पर आपको चेंज करना है, बाकी आपका फार्मूला सेम रहेगा। तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन जो लिखा गया है, विलयन का द्रव्यमान, और मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे तो उसका परसेंट। अगर ध्यान रखिए यहाँ परसेंट पूछा है तब, अगर अमाउंट पूछेगा तो 100 नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान का परसेंट पूछ रहा है। अगर पूछ दिया कि इसका द्रव्यमान बताओ हमको, सांद्रता का द्रव्यमान, तो आप सिर्फ ए भर लिख करके आप उसको डिवाइड कर देंगे तो आपका सही उत्तर आ जाएगा, विलेय अपन विलयन। जैसे यहाँ पर हमारा बोला है कि 320 ग्राम पानी, तो पानी क्या हो गया हमारा, पानी हमारा विलायक हो गया, ध्यान रखिएगा, विलायक हमारा कितना हो गया 320 ग्राम। और यहाँ पर हमारा 40 ग्राम साधारण नमक, यानी विलेय क्या हो गया हमारा, विलेय बोलेंगे कैसे, विलेय, विलेय का मतलब क्या होता है, कम मात्रा में जो होता है, तो 40 ग्राम में हमारा क्या है, पानी है। तो अब हम क्या करेंगे, विलायक और विलेय को जब मिलाएंगे तो हमारा पर विलयन बनेगा, विलायक और विलेय को मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। तो 360 ग्राम हमारा हो गया, 320 और 40 360। अब जो 360 ग्राम हमारा है तो क्या है, ये हमारा विलयन है, तो विलयन हमारा मिल गया और विलेय भी हमारा मिल गया। तो हमारा फार्मूला क्या कहता है कि भाई विलेय को ऊपर रखो, विलेय कितना है 40 है, और हमारा विलयन कितना है, तो विलयन बता दो भाई कितना है, 320 और 40 360। अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई 100 करोगे, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर परसेंटेज में निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसकी सांद्रता बोला है, तो सांद्रता हम लोग निकालने के लिए एक करेंगे, इसको अब डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट गया, यहाँ पर 9 चौका 36 हो गया, ठीक है, और 9 11 9 99, 11 दशमलव आपका 1 ये आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका जो सांद्रता निकालने के लिए फार्मूला है, इस फार्मूले का आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर ये आपको डायरेक्ट विलेय और विलायक नहीं है, अगर आप इसको इसके साथ डिवाइड कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर ध्यान रखिएगा, अगर वहां पर विलायक बोल दिया या फिर आपका विलेय, जैसे यहाँ पर बोल दिया होता है कि इतना अगर कोई विलयन है और इतना उसमें विलेय है, तो फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बोला हुआ है, आपको भी मालूम है कि साधारण नमक है वो पानी में घुलता है, तो उसकी सांद्रता हम लोग को निकालना है। अगर यहाँ पर पहले से बोल दिया होता कि हमारा विलयन है और ये हमारा विलेय है, तो फिर आपका यहाँ पर डायरेक्ट इसको अपॉन करके इसको कर देते तो हमारा उत्तर आ जाता। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, आप लोग देखिए फिर से, जैसे हमारा विलेय इतना हो गया, यहाँ पर विलायक हमको बताया गया इतना हो गया, तो कुल विलयन हमारा कितना बना 360 बना, सांद्रता हमारी कितनी बन गई, इतना हो गया, ये हमारा उत्तर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग कि विलयन क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, निलंबन क्या होता है। तो बोलेंगे कि विलयन जो हमारा होता है ये समांगी मिश्रण हो गया, ठीक है, ये हमारा समांगी मिश्रण हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा विषमांगी मिश्रण हो गया, और ये भी हमारा विषमांगी मिश्रण का उदाहरण हो गया। आपको मालूम हो गया एक समांगी मिश्रण क्या होता है, जो कि एक समान दिखे घुलने के बाद, विषमांगी मिश्रण जो कि अलग अलग दिखाई दे, आपको घुल जाएगा तो एक समान तो नहीं दिखाई देगा। जैसे देखिए इसमें अगर देखेंगे तो ये थोड़ा सा दिखने में आपको समांगी कोलाइड समझ में आएगा, लेकिन होता नहीं है। आपको यहाँ पर अगर देखते हैं एक एक तरीके से, तो देखिए अगर विशेषता में देखेंगे तो प्रकार, तो विलयन किस प्रकार का है, तो आप बोलेंगे समांगी मिश्रण, इसका प्रकार कौन सा है, समांगी मिश्रण। अगला देखेंगे कोलाइड कौन सा है, तो ये विषमांगी होता है, लेकिन दिखने में आपको कैसे, जैसे समांगी जैसे दिखेगा। इसका उदाहरण आपको यहाँ पर मिलेगा दूध। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं निलंबन। निलंबन क्या होता है, तो निलंबन आपका सस्पेंशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। निलंबन का मतलब क्या हो गया, विषमांगी, निलंबन का मतलब विषमांगी हो गया। अब आ जाइए कणों का आकार हमारा कैसा होता है, तो इसके कणों का आकार छोटा होता है, इसका
कणों का आकार कैसा होता है, बहुत छोटा होता है, यानी इनके कण बहुत छोटे होते हैं। और जो कोलाइड होता है इनके कणों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है। और जो निलंबन होते हैं इनके कणों का आकार कैसा होता है, इनका कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, इनका मध्यम आकार का होता है, इनका बहुत बड़ा होता है और इनका बहुत छोटा होता है। तो टिंडल प्रभाव, उसमें देखो टिंडल प्रभाव यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमने लाइट इसमें डाला तो सॉल्यूशन में पार नहीं हो पाया। क्यों नहीं पार हो पाया, क्योंकि इनके कणों का जो आकार है वो बहुत छोटा छोटा है, यानी एक दूसरे से बहुत सटे हुए हैं, तो आर पार जा नहीं पा रहा है। लेकिन अगर वही हम कोलाइड में डालेंगे तो क्या होगा कि इनके कणों के बीच में थोड़ा थोड़ा सा रिक्त स्थान है, यानी इनके कणों का आकार जो है वो मध्यम है, मध्यम आकार के इनके कण हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा सा चले जाएगा। और यहाँ पर क्या है, आपका जो निलंबन है, तो निलंबन तो आपको भाई एकदम स्पष्ट दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, निलंबन है स्पष्ट दिख रहा है, इसका मतलब आपको यहाँ से रोशनी डायरेक्ट पार हो जा रही है। उदाहरण के लिए अगर देखेंगे तो कौन कौन सा, तो अब ध्यान लीजिए, टिंडल प्रभाव किसमें नहीं दिखाई देगा, टिंडल प्रभाव आपको विलयन में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उनके कणों के बीच स्थान बहुत कम रहता है या कि न के बराबर होता है। और जो कोलाइड होता है ये टिंडल प्रभाव इसमें दिखेगा, क्योंकि इनके जो बीच में थोड़ा सा रिक्त स्थान होता है, तो इसके वजह से प्रकाश आर पार चला जाता है। ठीक है, लाइट का प्रकाश। कोहरा भी आप देखते हैं, कोहरे में भी हमारी लाइट थोड़ा थोड़ा तो दिखती है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं दिखता। कोहरे में अगर कोहरा हो रहा है, थोड़ा सा लाइट जलेगी तो भाई पूरा तो नहीं दिखेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। और अगर आप चाक और पानी का अगर करते हैं, चाक और पानी का आप लोग अगर विलयन बनाएंगे, या फिर पत्थल का बोल सकते हैं, पत्थल को अगर आप पानी में डाल दीजिए तो उनके बीच गैप तो रहेगा ही, क्योंकि पानी के कणों के बीच में जो गैप होगा, पत्थल एकदम फिल नहीं कर पाया पूरी तरीके से। ठीक है, तो इसमें भी टिंडल प्रभाव क्या होगा, दिखाई देगा। यहाँ पर आपको इसका उदाहरण नींबू पानी हम लोग ले लिए, इसका उदाहरण हम दूध और कोहरा हो गया, और इसका प्रभाव जो है चाक और पानी ले सकते हैं। छानने के लिए अगर छान कर क्या इनको अलग कर सकते हो भाई, नींबू को और पानी को छान करके अलग कर लेना, क्या छान कर अलग हो जाएगा, तो बोलेंगे नहीं। ठीक है, दूध को आप छान करके अलग कर सकते हैं क्या, इसको छानकर अलग नहीं कर सकते। लेकिन आपका पत्थल है और पानी है, तो उसको छानकर अलग कर सकते हैं क्या, तो बोलेंगे हाँ, पत्थल को और पानी को छानकर अलग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया हो तो भाई आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर कुछ भी आपको डाउट हो रहा हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जिससे आपको और आसानी तरीके से समझाया जा सके। ठीक है, क्योंकि आप लोग जैसा प्रतिक्रिया देंगे उसी के हिसाब से हम अपना काम करेंगे, क्योंकि पता चले कि मैं अपने हिसाब से तो पढ़ाते जा रहा हूँ लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग अपने हिसाब से पढ़ते जाइए। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं टिंडल प्रभाव क्या होता है भाई, क्योंकि आप लोग बोलेंगे कि हाँ हम लोग टिंडल प्रभाव के बारे में इतना बता दिए, सब होता है। तो टिंडल प्रभाव के बारे में अगर देखेंगे तो एक अंधेरे, इसका प्रयोग टिंडल प्रभाव जो है, इसका अगर प्रयोग हम लोग करते हैं तो क्या होता है कि एक अंधेरा कमरा है, आप लोग को ऐसे भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो समझिए, एक अंधेरा कमरा है, उसमें 3 ग्लास अगर रखा हुआ है, एक चीनी का, पानी का है, चीनी और पानी का जुड़ा हुआ है ये देखिए, और एक दूध का है, ये वाला हो गया, और एक चाक का घोल है जो हमने अभी वहां पहले बताया हुआ है। तो इसमें जब लाइट का प्रकाश डालेंगे तो चीनी के पानी, क्योंकि इनके कण तो आपस में बहुत मिल चुके हैं, ऐसा हो गया है, तो इसमें क्या प्रकाश चला जाएगा क्या, आर पार नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोलाइड है, मिल्क है, तो इसमें क्या है, थोड़ा सा जाएगा क्या, हाँ थोड़ा सा आपको प्रकाश आर पार दिखाई देगा। आप लोग घर में एक बार ना होगा तो ट्राई करके आप लोग देखिएगा। ऐसे क्या कर सकते हैं कि एक पानी में आप लोग चाहे नींबू पानी ले लें, मतलब नींबू डाल लीजिए, नींबू का रस, या फिर कह सकते हैं कि आप चीनी थोड़ा सा डाल सकते हैं, नमक डाल सकते हैं, चीनी डालिए और पानी डालिए। दूसरा लीजिए, उसमें आप मिल्क एकदम प्योर आपका दूध रहे, ठीक है, उसको आप डालिए, दूध में प्रकाश डालिए। और तीसरा आप ले लीजिए एक ग्लास में पानी पूरा भर लीजिए, और उसमें कंकड़ डाल दीजिए, छोटे छोटे पत्थर। तो उसमें अब लाइट प्रकाश, सब में लाइट डालिए और देखिए क्या होता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लाइट डाला, इसमें क्या हो रहा है, इसमें लाइट डाला, इसमें देखो क्या हो रहा है। तो इसमें जब चीनी और वाटर आपस में जब घुल गए अच्छी तरीके से, तो उनके बीच में जो गैप था वाटर के और चीनी के बीच में, तो क्या हो गया, वो फिल हो गया, यानी पूरी तरीके से ये एकदम बंद हो गए। अब इनके बीच में कोई गैप नहीं रहा, तो इसमें क्या प्रकाश आर पार चला जाएगा, नहीं, क्योंकि कोई जगह ही नहीं है। दूध में थोड़ा थोड़ा जाएगा, क्यों, क्योंकि इनके कणों के बीच में थोड़ा सा
थोड़ा सा दूरी है, ठीक है, इनके मध्यम आकार के कण हैं तो इसमें चला जाएगा। यहाँ पर देखते हैं तो ये भाई इनका कणों के आकार बड़े हैं, ये देखे होंगे आप लोग, तो उनके कण बड़े-बड़े होते हैं, तो ये आपस में बढ़िया से घुल नहीं पाए, जब घुलेंगे ही नहीं तो क्या होगा, प्रकाश आर पार चला जाएगा बढ़िया से। तो इसमें जो होता है, इसमें टिंडल प्रभाव सबसे ज्यादा दिखाई देगा, इसमें थोड़ा सा कम दिखाई देगा, इसमें तो दिखाई ही नहीं देगा टिंडल प्रभाव। तो एक लेजर लाइट या टार्च से चलाए, आप देखेंगे चीनी के पानी में रोशनी का रास्ता नहीं दिखेगा, लेकिन दूध में रोशनी पूरी लाइन चमकती आपको नजर आएगी। क्यों? क्योंकि कोलाइड के कण इतने बड़े होते हैं कि वे प्रकाश को क्या करते हैं, फैला देते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश को कौन फैला देता है, यानी प्रकाश अगर फैल रहा है तो वहां पर कौन सी विक्रिया हो रही है, ऑप्शन दे देगा, विलयन हो रहा है, मतलब वहां पर कोलाइड का है या फिर क्या है। तो आप लोग समझिएगा कि कोलाइड के कण इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश को आप क्या कर दे रहे हैं, इनके कण थोड़े मतलब बहुत बड़े तो नहीं होते लेकिन मध्यम आकार के होते, तो क्या करते हैं, प्रकाश जो होता आ रही है तो उसको फैला दिए, ठीक है। तो इसी को ही हम लोग टिंडल प्रभाव करते हैं। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है कि अगर कोई भी वस्तु कोई भी अगर विलयन है और वो अगर प्रकाश को फैला दे रहा है तो वहां पर हम लोग टिंडल प्रभाव देखते हैं। आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि आप लोग के घर अगर लकड़ी के बने होंगे तो लकड़ी के अगर घर बना है तो उसमें अगर वो छाया हुआ रहता है, ठीक है, तो पहले के जमाने वाले जो घर होते थे उसमें अगर सूर्य का प्रकाश आता है तो वो घरों में बीच बीच में कहीं कहीं देखेंगे तो ऐसे ऐसे रोशनी आती हुई नजर आती होगी। चलिए, अब इसमें हम लोग अगर आगे पढ़ लिए इतना, अगर आप अच्छी तरीके से समझ गए तो हम लोग आगे और देखते हैं कि परिक्षिप्त जो प्रावस्था क्या होती है और परिक्षेपण प्रावस्था क्या होता है, ठीक है। परिक्षिप्त और परिक्षेपण, क्योंकि परिक्षिप्त और परिक्षेपण भी हमको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। और ये किसका प्रकार होता है, तो बोलेंगे एक कोलाइड का प्रकार होता है। कोलाइड क्या होता है, कोलाइड आपको बता दिया गया ऊपर कि कोलाइड हमारा क्या होता है। यहाँ पर आपको कोलाइड के बारे में सब कुछ मालूम हो गया कि कोलाइड क्या क्या होता है। और कोलाइड में दो चीजें होती है, एक परिचित और परिक्षेपण से मिलकर के कोलाइड हमारा बनता है, ठीक है। अब कोलाइड में क्योंकि निलंबन तो एकदम अलग हो गया, आपको विलयन के बारे में भी देख लिया आप लोग, विलयन भी हमारा कैसा था। अब आगे जाते हैं कोलाइड के बारे में। तो कोलाइड के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, कोलाइड, यहाँ पर हम लोग कोलाइड के बारे में अब देखेंगे। तो कोलाइड जो होता है वो परिचित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। कोलाइड किससे बनता है, परिचित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। अब इसको सिंपल भाषा में आप समझे तो जो हम लोग अभी विलयन में पढ़े थे कि विलयन क्या होता है कि विलय और विलायक से मिलकर बना होता है, तो ये भी जो हमारा कोलाइड भी होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, परिचित प्रावस्था से और परिक्षेपण माध्यम, ठीक है। माध्यम क्या होता है कि माध्यम जिसमें कोई भी चीज घुला होता है, जिसमें घुला होता है, यानी इसकी मात्रा क्या है, अधिक है, और इसकी मात्रा क्या रहेगी, कम रहेगी। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि वह पदार्थ जो बहुत कम मात्रा में होता है तो उसको परिच्छिन्न कहते हैं। और हमने यहाँ वहां पर क्या पढ़ा था विलयन में कि जो मात्रा बहुत कम मात्रा में होती है, जिसकी मात्रा कम होती है जिस पदार्थ की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग विलय बोलते हैं। तो यही चीज यहाँ पर परिक्षिप्त है। तो आप लोग क्या कह सकते हैं कि परिक्षिप्त जो है वो आपका जो परिक्षिप्त है वो आपका विलय के बराबर है, बराबर विलय। और यहाँ पर क्या आप बोल सकते हैं परिक्षेपण है वो विलय के रूप में है। यहाँ पर आप देखिए कि मात्रा है और छोटे छोटे आकार के रूप में दूसरे पदार्थों को एक क्या कर दे रहे हैं, फैला दे रहे हैं। इनका आकार छोटा होता है और दूसरे पदार्थ को फैला देते हैं, जिसे आप विलय की तरह आप समझ सकते हैं। अगला देते हैं परिक्षेपण। ये उसका मतलब क्या होता है, जिसमें घुला होता है, जो घुलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिक्षिप्त बोलते हैं। आप लोग सिंपल भाषा में अगर समझना चाहें तो जो घुलता है वो परिक्षिप्त होता है, जिसमें घुलता है वो परिक्षेपण होता है। यही चीज आपका उसमें विलयन में भी होता है। तो यह वह पदार्थ है जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, जिसके अंदर दूसरे कण फैलते हैं, ठीक है। ये दूसरे कण को फैलाता है, देखिए दूसरे कण को फैला रहता है और इसमें क्या होता है, इसमें फैले रहते हैं, ठीक ना, दूसरे कण फैले रहते हैं। ये दूसरे कण के रूप में छोटे छोटे कणों के रूप में दूसरे पदार्थ में फैला होता है। और दूसरा पदार्थ कौन हो गया, हमारा परिक्षेपण होता है। तो इसके अंदर दूसरे कण फैले होते हैं, ठीक ना, इसके अंदर दूसरे कण फैले होते हैं। उसे आप लोग विलायक की तरह आप लोग समझ सकते हैं। अब चलिए इसका उदाहरण कुछ हम लोग देख लेते हैं कि परिचित परिक्षेपण प्रावस्था से हमारा जो कोलाइड है वो कैसे समझ में आता है। तो अगर कोई भी हमारा जैसे प्रकार आपसे क्वेश्चन इसमें से इस स्लाइड से आपको क्वेश्चन 100% है, सारे परीक्षाओं में आपकी पूछे जाते हैं, चाहे आपका कोई भी वनडे टाइप का एग्जाम हो। उसके अलावा आपका जो भी बोर्ड है, बोर्ड में अगर 10वीं में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक ना। आप अगर 10वीं के बाद सुपर 100 का पेपर देते हैं, वहां से भी इसका क्वेश्चन आता है।
और 9वीं के बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना भी जरूरी है। क्योंकि अब देख लेते हैं प्रकार, जैसे बोल दिया कि एरोसॉल का प्रकार क्या होता है, तो एरोसॉल आपको समझ में आ रहा है कि एक इसमें होगा, ये एयर में ही होगा एरोसॉल, तो यानी परिक्षेपण की कहाँ रहेगा, एयर में। एयर का मतलब क्या हो गया, गैस में। ठीक है, एयर का मतलब क्या हो गया, गैस। हमारे क्योंकि माध्यम तो हमको तीन ही है, ठोस, द्रव और गैस, तो हम लोग गैस में लेते हैं, एयर का मतलब गैस हो गया हमारा। तो एरोसॉल का मतलब आप लोग समझ लीजिएगा कि किससे है संबंधित है, एरोसॉल का मतलब गैस से संबंधित है। तो गैस का मात्रा अधिक होगा, माध्यम क्या हो गया हमारा, गैस हो गया। और प्रावस्था, प्रावस्था का मतलब जो गैस में क्या हल्का मिलेगा, तो गैस में हल्का मिल जाएगा आपका द्रव, तो ये क्या बन जाएगा, एरोसॉल बनेगा, एरोसॉल। और इसका कुछ उदाहरण देखें तो कोहरा जो होता है, कोहरा क्यों क्या क्या होता है, आप लोग बाहरी वातावरण में अगर देखेंगे तो हल्का नमी जब बन जाती है तो कोहरा हो जाता है, नमी के रूप में, मतलब हल्का लिक्विड लिक्विड रहता है। कोयले में आप बाहर बाहर जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा कोहरा गिरता रहता है, वो आप लोग देखेंगे पानी के जैसे। ठीक है, इसमें क्या होता है, बादल भी हमारा इसी का उदाहरण है, और कुहासा उदाहरण है। आप लोग से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप लोग बताइए कि एरोसॉल का क्या उदाहरण है, या इनमें से कौन सा एरोसॉल का उदाहरण है। पता चला ये 3 दे दिया और एक आपको दे दिया स्वचालित वाहन का निथार। तो आप लोग यहाँ से कंफ्यूजित हो सकते हैं, अगर आपको नहीं मालूम है तो। अगर मालूम है तो आप आसानी से बता सकते हैं। हालांकि एरोसॉल के बारे में पूछेगा तो ये तो आपको तीनों उदाहरण है, उसमें कुछ दूसरा दे देगा, मतलब चारों उदाहरण है लेकिन यहाँ पर कुछ दूसरा दे देगा, जैसे कोहरा, बादल, कुहासा और आपका सेविंग क्रीम दे दिया, तो यहाँ पर कंफ्यूजन आप लोग हो सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से समझिए कि गैस हमारा एरोसॉल में क्या होता है कि मेन मुख्य रूप में होता है, और उसमें उसके अंदर क्या पाया जाता है, द्रव पाया जाता है, और जिसमें ठोस पाया जाएगा इसका मतलब क्या है, एरोसॉल, वो भी हमारा हुआ। जैसे धुआं, आप लोग देखते हैं कि जो वाहनों से निकलने वाले धुआं होते हैं, या फिर हमारे कारखाने से निकलने वाले धुआं होते हैं, उसमें छोटे छोटे कण हमारे आते हैं, तो वो जो कण होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, तो इसे हम लोग धुआं या फिर स्वचालित वाहन का निथार जो एग्जॉस्ट के रूप में निकलता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है फॉर्म। फॉर्म किस रूप में होता है, तो फॉर्म जो होता है हमारा, वो द्रव में क्या होता है, द्रव में गैस अगर रहता है, द्रव जो है हमारा है उसमें अगर गैस अंदर भरा हुआ है तो वो फॉर्म स्टेट हमारा कहलाएगा। उसका किस प्रकार का है, फॉर्म का। उसका उदाहरण आप लोग देखेंगे क्या है, तो सेविंग क्रीम। सेविंग क्रीम क्या होता है, तो ये देखिए यहाँ पर सेविंग क्रीम का ये उदाहरण हो गया आपका। और यहाँ पर एरोसॉल का उदाहरण आप लोग अगर इसका देखेंगे, ठोस और गैस जो मिलकर के बना रहे हैं, तो इस तरीके से हमारी गाड़ी धुआं दे रही है, और इसमें धुआं तो दे रही है, भाई हमारा वायु तो सिंपल होता है, लेकिन उसमें किसके कण मिले हुए हैं, ठोस के कण मिले हुए हैं। और यहाँ पर आपको जो गैस मिल गया द्रव में तो क्या बन गया, फॉर्म बना। और इसका एक उदाहरण सेविंग क्रीम। अगर द्रव में आपका द्रव मिल जाता है तो क्या होगा, अगर द्रव में आपका द्रव मिल गया तो क्या हो जाएगा, तो ये इमल्सन। द्रव में अगर द्रव मिलेगा तो इमल्सन के रूप में काम करेगा। द्रव में द्रव अगर मिला तो क्या करेगा, इमल्सन। जैसे दूध, दूध में पानी अगर डाल देंगे तो इमल्सन हो गया, या दूध हमारा है वो इमल्सन का ही रूप है। फेस क्रीम की बात कर लेते हैं आप, तो फेस क्रीम जो हमारा हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं ये फेस क्रीम, इसमें द्रव और द्रव के मतलब ये द्रव के रूप में ही रहता है, और द्रव इसमें मिले होते हैं। अगला देख लेते हैं सॉल क्या होता है। तो सॉल जो होता है वो ठोस और द्रव से मिलकर के बना होता है, ठोस और द्रव से। इसमें ठोस जो होता है वो कम मात्रा में रहता है, और द्रव अंदर इसमें रहता है। ठीक है, उदाहरण के रूप में आप देखेंगे तो ठोस और द्रव का मैग्नीशिया ऑफ मिल्क, या फिर इसको हम लोग कीचड़ बोल सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देखिए कि जब हमारा बरसात में पानी होता है तो वो क्या होता है, एकदम पानी तो साफ रहता है, अगर उसमें आप थोड़ा सा मिट्टी डाल दीजिए तो कुछ इस तरीके से कीचड़ हो जाएगा। देखो यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं इसमें। ठीक है, तो कीचड़ कीचड़ हो जाएगा उसमें। और कीचड़ में क्या होता है, द्रव ज्यादा होता है और ठोस कम होता है। अब अगला आ जाइए, फॉर्म के बारे में देख लेते हैं। तो फॉर्म क्या होता है, फॉर्म जो हमारा होता है इसमें ठोसों के मध्य में गैस होता है। ठोस जो होता है उसके अंदर गैस रहता है। जैसे फॉर्म हो गया, एक फॉर्म होता है जो आप लोग देखे भी होंगे, आप लोग के घर में यूज होता होगा या फिर हर जगह वो होता है, जो कि आप ऐसा मान लीजिए रहता है, इसमें ऐसे 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 रहता है, उनके बीच में गैस रहता है। ठीक है, या फिर रबर, रबर तो देखे ही हैं, स्पंज, फ्यूमिक, फ्यूमिक पत्थर, ये हमारा देखिए ये उसी का फ्यूमिक पत्थर का ही आपको दिख रहा है कि ये हमारा ठोस है, और इसके बीच में हमारा क्या है कि छोटे छोटे छिद्र हैं, और छिद्र में ही क्या भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है। कुछ पत्थर में आप देखते हैं छेद रहता है, तो वो इसी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, फॉर्म का उदाहरण। ठीक है, चलिए जेल के बारे में अगर बात करें तो जेल क्या हो गया, तो जेल आप देखे हैं कि ठोस स्थिति होता है,
ये हमारा जेल का उदाहरण है। ठोस स्थिति होता है जेली या पनीर, इसका उदाहरण, और मक्खन। ठीक है, ठोस स्थिति होता है लेकिन उसके अंदर क्या भरा होता है, द्रव भरा होता है। अब देखेंगे उसकी स्थिति कैसी रहेगी, उसकी स्थिति जो हमारा दिखेगा तो ठोस जैसे दिखेगा, लेकिन उसके अंदर भरा क्या रहता है, उसके अंदर द्रव भरा रहता है। आप लोग जब उसको टाइट करेंगे या फिर कुछ करेंगे तो हल्का द्रव के रूप में आपको समझ में आएगा कि वो हमारा जैसे जेली आप लोग देखे हैं वो हमारा सॉलिड स्टेट में रहता है लेकिन इधर उधर रहता है। पनीर भी आप लोग देखेंगे तो क्या रहता है, पनीर में आप लोग अंदर देखते हैं तो उसमें भरा रहता है, मतलब द्रव भरा रहता है ठोस के अंदर। ठीक है, और एक ठोस सॉल्व, ठोस सॉल्व, सॉल्व आपने पढ़ा था, द्रव में ठोस, जब द्रव की मात्रा अधिक है और ठोस की मात्रा कम है, और यहाँ ठोस की मात्रा अधिक है और ठोस की मात्रा, मतलब दोनों ठोस और ठोस से अगर मिल करके बना तो एक ठोस सॉल्व हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, एक रंगीन पत्थर या दुधिया कांच। ये देखिए आपको इसका कुछ उदाहरण यहाँ से आपको मिलेगा। ये हमारा दुधिया कांच, ये रंगीन पत्थर हमारे पूरे हो गए। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ठोस अवस्था में ही ठोस, ठोस प्रावस्था जो है वो ठोस माध्यम में मिला हुआ है। अब प्रावस्था माध्यम क्या होता है, इसको अगर आप लोग समझ लिए तो अच्छी तरीके से आपको बन जाएगा। इसका भी मतलब वही दिया गया है कि छोटी चीज या कण जो दिख रहे हो। ठीक है, छोटी, वह छोटी चीज या कण जो दिख रहे हो उसको हम लोग प्रावस्था बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको हम लोग प्रावस्था। जैसे दूध में वसा, दूध में क्या होता है, दूध में वसा होता है, तो उसमें दूध में जो हमारा वसा होता है वो क्या होता है, छोटा चीज होता है। और माध्यम की अगर बात करें, मीडियम की बात करें, तो मीडियम का मतलब रास्ता हो गया जिसमें सब कुछ तैर रहा हो, जैसे हवा या फिर पानी। ठीक है, आप लोग इसका आशा करता हूँ कि ये स्लाइड आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को रोक करके इसको एक बार अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए, तो आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा समझ में। अब इसके बाद आ जाते हैं तो आपके चैप्टर में जो दिया गया है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में दिया गया है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो इसमें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें क्या होता है भौतिक परिवर्तन में, एक सेकेंड, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, इसको हम लोग याद करने के लिए क्या करेंगे, वापसी के नियम से याद करेंगे। अब भौतिक परिवर्तन हम लोग देखते हैं क्या होता है, तो इस परिवर्तन में पदार्थ के संगठन में परिवर्तन नहीं होता, रासायनिक प्रकृति में जो कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी इसमें आप लोग सिंपल भाषा में अगर समझिए, वापसी के नियम से ही आपको सबसे अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो बोलेंगे कैसे समझ में आ जाएगा, तो जैसे मोम का पिघलना, मोम का पिघलना क्या है कि क्या मोम को हम लोग पिघलाकर फिर से मोम प्राप्त कर सकते हैं क्या, मोम पिघला तो हमारा फिर से मोम प्राप्त होगा क्या, बोलेंगे हाँ। तो ये हमारा वापस हो गया हमारा मोम, तो ये क्या हो गया, ये हमारा भौतिक अवस्था हो गया। मोम का पिघलना, फिर ठंडा होकर वापस मोम में बन जाना, अवस्था बदली लेकिन पदार्थ आपका नहीं बदला, पदार्थ वही के वही रह गया। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें पदार्थ नहीं चेंज हुआ, तो आप लोग इसके बाद देखेंगे दूसरा हमारा रासायनिक है। रासायनिक जो परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या मतलब होता है कि जो हमारा पदार्थ है वो चेंज हो गया और फिर उस रूप में वापस नहीं आ सकता। जैसे दूध से हमारा दही बन गया, क्या दही से आप दूध बना लेंगे क्या, दूध से आपका दही तो बन गया लेकिन दही से आप क्या दूध में बना लेंगे क्या, आप दही को वापस दूध बना सकते हैं, नहीं। तो अगर आप दूध को वापस नहीं बना सकते तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है ना, अब आप लोग की किताब में जो कुछ उदाहरण दिया गया है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकरण करना है, जैसे पेड़ों की काटना, तो पेड़ों को काट लिए, और दूसरा क्या है हमारा मक्खन का पिघलना, मक्खन आपका पिघल गया, फिर तीसरा क्या है जंग लगना, जंग लग गया, फिर जल का वाष्प बनना, फिर विद्युत अपघटन में जल का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अपघटन, फिर नमक के जल में घुलना, नमक का जल में घुलना, फिर आपका दिया गया है लकड़ी का कागज, लकड़ी या कागज का जलना, कागज और लकड़ी जल गया। अगर आप लोग यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा, ये समझने वाली बात है कि अगर लकड़ी हो गया या फिर कागज हो गया, अगर ये जल गया तो जल कर क्या हो जाएगा, राख हो जाएगा। क्या आप राख से फिर से लकड़ी या फिर जो कागज है उसको प्राप्त कर सकते हैं क्या, नहीं प्राप्त कर सकते। फलों से आप सलाद बनाना, तो ये सब यहाँ पर आपको कुछ आपकी किताब में उदाहरण दिए गए हैं और आपको इसको अपने हिसाब से समझना है और आप लोग बताना है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर वीडियो रोक करके ये चीज़ समझ गए होंगे। अब आप लोगों को मैं आपकी किताब के हिसाब से जो भी चीज़ गया है उसको बता देता हूँ। जैसे आप में पहला क्या है कि पेड़ों की काटना है, यानी पेड़ों का कटना अगर हो गया तो पेड़ों की काटना इसमें लिखा गया है। पेड़ों की काटना का मतलब क्या हो गया कि अगर पेड़ कट गए
तो भी हमारा क्या है, लकड़ी ही, क्योंकि पेड़ हमारा क्या है, लकड़ी है, तो लकड़ी हमको मिली। ठीक है, तो वो किसी रूप में ही मिला है, उसमें आणविक संरचना नहीं बदले है, क्योंकि लकड़ी जो है उसका आकार बदला है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जब अणु की संरचना बदल जाती है तो फिर वहां पर परिवर्तन होता है। आप अच्छी तरीके से समझिएगा कि अणु की संरचना, ठीक है, अणु की संरचना अगर आपका बदलती है तभी जाकर के वो रासायनिक परिवर्तन होगा, नहीं तो आपका वो भौतिक ही परिवर्तन रहेगा। आणविक संरचना अगर नहीं बदल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या है, पेड़ का कटना, पेड़ का कटना ये किसका है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया। जैसे आपका उसमें दिया है बुक में कि मक्खन का पिघलना, मक्खन का पिघलना का मतलब क्या हो गया कि मक्खन हमारा जो है वो ठोस से तरल में आपका बदल जाएगा। ठीक है, मक्खन जो हमारा ठोस स्टेट में है कुछ, वो तरल में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उसकी संरचना जो है वो अपरिवर्तित रहती है, संरचना में कोई बदलाव नहीं होता। मक्खन है तो मक्खन का ही कुछ रूप बनेगा, लेकिन उसकी संरचना में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो मक्खन का भी जो हो जाएगा मक्खन वाला, वो भी किस में आ जाएगा, भौतिक परिवर्तन में ही आ जाएगा। फिर आपका आगे दिया है जंग लगना। ठीक है, जंग लगने का मतलब क्या हो गया कि आपका जंग लग गया, वो आपका लोहा था तो लोहे से जंग वाला लोहा हो गया, तो क्या आप उसको हटा करके फिर से कर सकते हैं क्या, तो नहीं, उसके लोहे में रासायनिक परिवर्तन अलग हो गया है, वो फिर आयरन ऑक्साइड बन गया। पहले मान लीजिए आयरन था और उसमें ऑक्सीजन हो गया तो आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो आयरन से आयरन ऑक्साइड बन गया यहाँ पर आपका। तो ये क्या लोहे में जो जंग लगता है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया। जल का वाष्प में बदलना, जल का वाष्प में बदलना भी क्या हो जाएगा, क्योंकि जल जो है वाष्प में बदला, तो जल का वाष्प में बदला और फिर वाष्प को हम लोग जल में बदल लेते हैं ठंडा करके। ठीक है, तो इसकी आणविक जो संरचना होती है, जो रासायनिक संरचना होती है, वो फिर समान होती है, क्योंकि इसमें अवस्था में सिर्फ परिवर्तन हुआ है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, और अगला देख लेते हैं। तो अगला हमारा है विद्युत अपघटन से जल का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अपघटन। तो यहाँ पर जो है रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, उसकी संरचना में बदल दे रहा है, मतलब उसकी जो कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर। तो ये रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण हो जाएगा। और फिर आप आगे देख लेते हैं। तो नमक का जल में घुलना और लकड़ी का कागज बनना। लकड़ी का कागज बनना जो होता है, आपको मालूम हो गया कि लकड़ी से कागज बन गया तो उसको वापस नहीं कर सकते, तो ये हमारा रासायनिक है। और बाकी सब आपका क्या दिया गया है, बाकी आपका सब भौतिक परिवर्तन है। एक सेकंड, तो ये तो रहा हमारा रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। अब आगे आप लोग का देख लेते हैं कि आगे हमारा क्या बचा हुआ है पार्ट। तो आगे हमारा मिश्रण को अलग करने की कुछ विधियां हैं कि मिश्रण को हम कैसे अलग कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको आप लोग वीडियो में रोक करके इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा बताएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम ऑलरेडी हो चुका है। तो मिश्रण का प्रकार में यहाँ पर देख लेंगे तो ठोस में घुला ठोस अगर होता है, जैसे यहाँ पर अलग अलग विधियाँ हैं, तो इनको आप अलग अलग कैसे कर सकते हैं मिश्रण को। तो आप लोग यहाँ से देखिए, ऊर्ध्वपातन विधि से कर सकते हैं, वाष्पीकरण से, जो आपका निस्यंदन से, अपकेंद्रीकरण से, पृथक्करण से, पृथकीकीप से, और आसवन विधि से और क्रोमेटोग्राफी से। तो बहुत चीज़ों का यहाँ पर आप तो डायरेक्ट समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्रेट आपको बताया जा रहा है कि आप लोग देख लीजिए कि अगर कोई भी चीज़ उड़ सकता है जैसे कपूर, तो एक इसका विधि क्या होगा, ऊर्ध्वपातन। उड़ने वाला कोई भी चीज़ होगा तो वह ऊर्ध्वपातन होगा। ठीक है, एक पदार्थ से, जैसे देखिए यहाँ पर इसके सिद्धांत पर काम करता है। तो एक पदार्थ सीधे ठोस से अगर गैस बन जा रहा है तो ऊर्ध्वपातन हो गया। ठीक है, अगर उड़ रहा है तो, ठीक ना, उड़ने वाला जो होगा वो ऊर्ध्वपातन। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पदार्थ उड़ सकता है तो बोल देंगे आप भाप भी उड़ सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं, ठोस अगर स्थिति है और ठोस से आपका द्रव में अगर बदला है तभी आपका ऊर्ध्वपातन होगा। और यहाँ पर दूसरा दिया है, अगर भारी और हल्का जैसे क्रीम, तो अपकेंद्रीकरण। भारी और हल्का का मतलब क्रीम जो है वो अपकेंद्रीकरण के लिए यहाँ पर दिया गया है। यानी दूध से क्रीम अगर निकाल रहे हैं, भारी से हल्का हो गया दूध और मलाई, तो तेजी से घुमाने पर भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, इसके वजह से होता है। आप लोग इसको वीडियो को रोक करके यहाँ से देख लीजिए तो आपको सब समझ में आ जाए। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, नमक और कपूर इसका एक उदाहरण हो गया। नमक भी आप लोग देख रहे हैं कि नमक क्या करता है कि घुल करके ऊपर चला जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका इसका उदाहरण हो सकता है। नमक और कपूर जो है इसी का हो गया। लेकिन आप अगर यहाँ पर देखेंगे पानी और नमक, तो नहीं, पानी और नमक नहीं है। और आप यहाँ पर देखेंगे एक पदार्थ जो सीधे ठोस से गैस में बन जाती है। यहाँ पर आपका पानी और नमक, यहाँ पर वाष्पीकरण के बारे में दिया गया है। पानी भाप बन करके उड़ जाता है और ठोस बन जाता है, बच जाता है। ठीक ना, ठोस यहाँ पर बच जाता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आ जाते हैं तो क्या है कि
निस्यंदन। तो निस्यंदन में आप देखेंगे क्या होता है कि अघुलनशील ठोस होता है और द्रव होता है। तो इसमें क्या होती है, अघुलनशील ठोस यानी चाय की पत्ती और चाय, छलनी का फिल्टर पेपर का प्रयोग करते हैं इसमें, इस सिद्धांत पर छलनी का फिल्टर पेपर यानी इसे फिल्ट्रेशन बोलते हैं। इसके बाद दूध से क्रीम निकालना अपकेंद्रीकरण हो गया, इसमें दूध और मलाई इसके उदाहरण हो गए, जैसे तेजी से घुमाने पर बारीक कण नीचे बैठ जाते हैं। पृथक्कारी क्रीप जो हो गया यानी तेल और पानी इसका उदाहरण हो गया। दो अघुलनशील द्रव होते हैं इसमें, तेल और पानी, मतलब जिनको आपस में दोनों को घुला नहीं सकते। तो इसका क्या होता है कि घनत्व अलग अलग होने के कारण परतें बन जाती है इनमें। और इसके बाद देखेंगे पृथक्कारी कीप है, ठीक है ना, इसको पृथक्कारी कीप के माध्यम से अलग अलग करते हैं। और जो आसवन होता है, आसवन आसवन विधि से हम लोग किसको अलग कर सकते हैं, दो घुलनशील अगर द्रव है तो उसको आसवन विधि से अलग करते हैं। उसका उदाहरण कुछ यहाँ पर दिया गया, पानी और एसीटोन को, जैसे दोनों के क्वथनांक में अंतर होता है, इसके वजह से इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है ना। रंगों को अलग करना है अगर तो कैसे करेंगे, तो रंगों को अलग करने के लिए जो विधि होती है उसको हम लोग क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। और उसका उदाहरण स्याही के रंग हो गया, स्याही के रंग को अगर अलग करना है तो अलग अलग रंग पानी में अलग अलग गति से सूखते हैं और इस सिद्धांत पर एक काम करता है। तो ये तो रहा कुछ मिश्रण की अलग अलग विधियां, इसको आप लोग देख लीजिए वीडियो रोक करके। अब आ जाते हैं यहाँ पर आगे, अवस्था, चमक, मतलब धातु और अधातु के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। हमने सबसे पहले जो बात किया हुआ था कि जो हमारे पदार्थ होते हैं वो तत्व, यौगिक और मिश्रण से बनता है। तो हमारे तत्व तो हम लोग हो गया, यौगिक भी हो गया, सॉरी मिश्रण भी हो गया, और यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, यौगिक, ठीक है। तो यौगिक क्या होता है और इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो तत्व या यौगिक क्या होता है, तो विलायक का वह भाग, ध्यान रखिएगा, विलायक का वह भाग जिसके कणों का आकार इतना सूक्ष्म होता है कि सामान्य आंखों के द्वारा हम उसको नहीं देख सकते या नहीं देखा जा सकता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा कोलाइड कहलाता है। जैसे दूध हो गया, ठीक है ना। दूध मिश्रण शुद्ध पदार्थ सामान्यतः तत्व या यौगिक हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब हमारे जो शुद्ध पदार्थ होते हैं तत्व या यौगिक होते हैं। तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है, जो पदार्थ का मूल रूप होता है वो हमारा क्या होता है, तत्व होता है, ठीक है ना। तत्व के रूप में ही हमारे सारे पदार्थ रहते हैं, ठीक है। कणों से हमारा तत्व मिलकर के बनता है, तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। और यौगिक जो होता है, पदार्थ का दो या दो से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात में अगर मिल जाते हैं तो यहाँ पर हमारा यौगिक बन जाता है। यौगिक क्या होता है कि तत्वों का जो हमारा अनुपात जो होता है मिलने का, अगर वो है तो यहाँ पर हमारा यौगिक बनेगा। यौगिक का मतलब आप लोग समझिए, यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजन, यानी अनुपात उनका निश्चित होगा, जैसे 1:2, और इनका जो होता है रासायनिक अगर संयोजन होता है तो वहां पर हमारा यौगिक बनता है, ठीक है। अगर और अगर हम आगे अगर देख लेते हैं कि हमारे यौगिक क्या होते हैं और उसके बारे में कुछ, तो तत्व के आपके बारे में मालूम पड़ गया कि जो पदार्थ होता है उसका मूल रूप हमारा तत्व होता है, और तत्वों से ही हमारे यौगिक बनते हैं, ठीक है। और रासायनिक विधियों के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, इनको हम लोग तत्व बोलते हैं क्योंकि वो पदार्थ का मूल रूप होता है। और जो तत्व होते हैं हमारे, तो तत्व अलग अलग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। यहाँ पर धातु और अधातु के बारे में आपको बताया जाएगा आगे, इसकी अवस्था क्या होती है, चमक क्या होती है, चालकता क्या होती है, आवाज होती है। तो आपको पहले धातु बता दें क्या चीज होती है। तो धातु की अवस्था, हमारा धातु जो होता है सॉलिड स्टेट में होता है, और अधातु हमारा ठोस या द्रव या गैस के रूप में हो सकता है, ठीक है। और उपधातु जो होता है तुम्हारा कैसा होता है, उपधातु जो धातु और अधातु के बीच गुणों को दर्शाता है, यानी उसमें धातु के भी कुछ गुण होते हैं और अधातुओं के भी कुछ गुण होते हैं, वो हमारे उपधातु हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अब चलिए अवस्था में अगर देख लेते हैं, तो धातु की अवस्था हमारा ठोस होता है, जैसे पारा को छोड़ करके। अधातु जो हमारा होता है ठोस या गैस, द्रव किसी रूप में भी मिल सकता है। चमक इसमें चमकदार होती है धातु, ये आप देखे होंगे, लेकिन अधातु थोड़ा सा कम चमकदार होते हैं, यानी उसके अपेक्षा थोड़ा सा कम चमकदार होते हैं। तो ये आयोडीन को छोड़ करके बाकी सब उसी तरीके से। और आगे देख लेते हैं चालकता के बारे में। तो चालकता हमारी जो होती है, धातु की चालकता अच्छी होती है, ठीक ना। उसमें बिजली मतलब आसानी से प्रवाहित हो सकती है, यानी वो सुचालक होते हैं, बिजली के अच्छे चालक होते हैं। और एक खराब कुचालक होते हैं, यानी खराब होते हैं, कुचालक होते हैं, इसमें बिजली जो होता है उसमें आप प्रवाहित नहीं कर सकते।
आवाज के लिए अगर बात करें तो धातु जो होती है टकराने के बाद कैसे क्या करती है, आवाज करती है, साउंड करती है, और ये टकराने के बाद कोई भी आवाज इसमें नहीं होती। तो तत्वों और उनके मिश्रणों को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे यहाँ पर धातु के बारे में बता दिया कि धातु क्या होता है, चमक, इनमें एक चमक होती है जो कि धात्विक चमक होती है, तत्व कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं। यहाँ पर ताप और बिजली के बहुत अच्छे चालक होते हैं। तन्यता, इन्हें खींच करके पतले तार के रूप में बनाया जा सकता है। पीटते हैं तो चादरों के रूप में भी इसको बदला जा सकता है। कुछ उदाहरण दिया गया, जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, पारा हो गया। ठीक है, ये सब इसके जो प्रतीक हैं, ये सब भी आप देख सकते हैं। और ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव में होती हैं। इसके बाद देख लेते हैं अधातु क्या होता है। तो अधातु हमारा जो होता है, इनके गुण धातुओं से बिल्कुल विपरीत होता है। अधातुओं का इसके रंग के रंग मतलब विभिन्न रंग के होते हैं, या फिर रंग मतलब थोड़ा सा कम रंग के होते हैं। ठीक है, इसमें कुचालक की अगर बात करें तो इसमें ताप और बिजली के कुचालक होते हैं, इसमें अच्छी तरीके से धारा प्रवाहित नहीं हो पाती। चमक के बारे में बात करें तो ये चमकदार नहीं होते, आयोडीन को छोड़कर। आयोडीन एक एक्सेप्शन है, बाकी सब इसके जो है कम चमकदार होते हैं, या तो न के बराबर होते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब हमारे अधातु हैं। ठीक ना, आयोडीन हो गया, कार्बन हो गया, कोयला हो गया। उपधातु के बारे में बात करते हैं तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के बीच का गुण पाया जाता है, तो उन्हें हम लोग उपधातु बोलते हैं। ये न तो पूरी तरीके से धातु होते हैं, न तो पूरी तरीके से अधातु होते हैं। तो जैसे बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, तो ये सब इसके उदाहरण है। मिश्र धातु क्या होता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए। तो मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं से जो जो पदार्थ मिलकर के बनेगा, या फिर एक धातु एक अधातु से मिलकर के बनेगा, तो उसको हम लोग मिश्रण बोलेंगे। ठीक है ना। तो मिश्र धातु इसको हम बोलेंगे। तो मिश्र धातु के कुछ उदाहरण देखेंगे और कुछ खास बातें। तो इन्हें भौतिक क्रियाओं द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। अगर मिश्र धातु बन गया तो उसको आप सामान्य तरीके से अलग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इन्हें मिश्रण माना जाता है। ठीक है ना। क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं। जैसे पीतल हो गया, पीतल हमारे दो चीजों से मिलकर के बनता है, एक जस्ता और तांबा से मिलकर के बनता है। ठीक ना, जस्ता और तांबा। जस्ता हमारा जो होता है उसमें 30% और तांबा जो होता है हमारा 70% का इसमें मिश्रण होता है। तो ये तो रहा आपका क्या कहते हैं, धातु अधातु उपधातु मिश्रण के बारे में। और इसी के साथ हमारा ये जो है ये पूरा सीरीज खत्म होती है। यानी ये चैप्टर आपका दो पार्ट था, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं अशुद्ध, उसी के बारे में ये पार्ट हमारा खत्म होता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बिल्कुल बताइए, क्योंकि आप लोग बताएंगे नहीं जब तक, तो हम आगे कहाँ से इसको कुछ सुधार कर पाएंगे। ठीक है। अब आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है छोटा सा, उसका आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। जो कि सोडा जल विलयन में विलय होता है, सोडा जल विलयन में विलय होता है, तो जो विलय होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे। जो सोडा जल होता है उसमें वो एक विलयन हो गया सोडा जल, उसमें विलय क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, HO होता है यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड, और इसके बाद आप देखेंगे एल्कोहल होता है या फिर ऑक्सीजन होता है। तो इसका आप लोग कमेंट करके उत्तर जरूर दें। धन्यवाद, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।